अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है एक लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो एंट्रोपी हमने पहले भी स्टडी किया कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी क्या चीज़ है, यानी रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम या डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड दी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को हम सिंपली कहते हैं कि किसी सिस्टम में जितना डिसऑर्डर है वो उसकी एंट्रोपी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी का जो सिस्टम है उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और जिसे डिफाइन किया जाए तो इसे इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच गिवन सिस्टम इन द स्पेसिफाइड थर्मोडायनेमिक स्टेट में बी रियलाइज्ड, कि आपके पास जितने भी पॉसिबल वेज हैं जिसमें आप एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो आपके पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स सपोज़ कि हमारे पास 2 ग्लोब्स हैं और वो आपके पास स्टॉप कॉक से कनेक्टेड हैं, और सपोज़ करते हैं कि एक ग्लोब में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा ग्लोब एम्प्टी है। जब आप स्टॉप कॉक ओपन करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली दोनों ग्लोब्स में जाकर फिल होंगे। तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके पास स्पॉन्टेनियसली ये प्रोसेस कैरी आउट होगा, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम चांस ऐसा है कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स एक ग्लोब में चले जाएं। तो इस चीज़ को समझने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है सिस्टम में, और ये मॉलिक्यूल आइदर एक ग्लोब 1 में गया है या ग्लोब 2 में गया है। तो उस सूरत हाल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन एनी वन ऑफ द ग्लोब हाफ रह जाएगी। सो अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम में, तो सेकेंड मॉलिक्यूल आपके पास अगर देखा जाए तो इट इज़ फाइंडिंग इन वन ऑफ द ग्लोब इज़ आल्सो 1/2। सो प्रोबेबिलिटी जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज के प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ मॉलिक्यूल्स टू बी फाउंड इन वन ग्लोब, वो आपके पास हाफ एंड हाफ होगी, तो हाफ का स्क्वायर 1/4। और अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं सिंगल ग्लोब में, तो हाफ 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 का थ्राइस 1/8 के इक्वल होगा। और अगर प्रोबेबिलिटी n मॉलिक्यूल्स की है कि वो एक ग्लोब में मौजूद हैं, तो हाफ ऑफ n हम लिखेंगे। n इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, इवन फॉर गैसेस के लिए ये चाहे वो लो प्रेशर पर भी फिल की गई हैं, तो ये एक लार्ज नंबर होता है। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनती है 1/2n। We can never see all the molecules returning to the same globe spontaneously. We can say that probability of uniform distribution is very high. हम इस बात को मानते हैं कि कभी भी ये सारे मॉलिक्यूल्स एक ग्लोब में नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ आपके पास बिहेवियर इक्वालिटी रहेगी। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का चांस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि तमाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस रिप्रेजेंट करते हैं चेंज फ्रॉम अ लेस प्रोबेबल टू अ मोर प्रोबेबल स्टेट। सो जितना आप प्रोबेबिलिटी को ग्रेटर करेंगे उतनी ही एंट्रोपी भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि एंट्रोपी सिस्टम की और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सो ये रिलेशनशिप हम देख सकते हैं S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W। सो W इज़ द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। सो अभी इस इक्वेशन को डिराइव किया गया, तो S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ W। सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 सिस्टम हैं 1 और 2, और दोनों सिस्टम को जब कंबाइन करते हैं तो उनकी एंट्रोपी भी कंबाइन हो जाएगी, जो S1 और S2 बनेगी, और प्रोबेबिलिटी भी जो W1 और W2 होगी। एंट्रोपी एडिटिव है, और जबकि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव है, इसलिए इसे प्लस कर रहे हैं और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू F W1 इंटू W2। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 प्लस फंक्शन ऑफ W2। अब इनको अगर आप ओपन करें तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ W1 इंटू W2। सो फंक्शनल रिलेशनशिप तभी ओबे होता है जब आपके पास S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ W प्लस C का एक्सप्रेशन आता है। ये रिलेशनशिप हमें बोल्ट्जमैन ने दिया 1890 में, जो K और C की वैल्यू नहीं जानता था। मैक्स प्लैंक ने 1912 में प्रपोज किया कि ये जो C है दैट इज़ ज़ीरो। सो आपका एक्सप्रेशन बना S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ W, जिस इक्वेशन को हम बोल्ट्जमैन प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ से आपके पास K की वैल्यू बनती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू R/NA। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप है एंट्रोपी का। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको समझना होगा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या बल्क प्रॉपर्टीज़ में वॉल्यूम, प्रेशर, मास वगैरह आ जाते हैं, जिन्हें 2 क्लासेस में रखा जाता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? A property which does not depend upon the quantity of matter present in a system is called intensive property, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक मैटर की क्वांटिटी से नहीं होता, इसमें प्रेशर है, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसनट्रेशन आ जाती हैं किसी भी सब्सटेंस की।
अगर ओवरऑल टेम्परेचर आपका पानी के ग्लास का 25 डिग्री है तो कोई भी बूंद उसमें से आप लेंगे तो उसका भी टेम्परेचर 25 ही होगा। इसी तरह एक सोल्यूशन है ग्लूकोज का जो 0.5 मोलर है, तो हर ड्रॉप ही 0.5 मोलर कंसनट्रेशन रखेगा। इसके बरक्स जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। सो इनका ताल्लुक मैटर की क्वांटिटी से है, जिसमें वॉल्यूम आता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं और इंटरनल एनर्जी आ जाती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एडिटिव होती हैं। अगर हमारे पास कुछ पानी है ग्लास में और हम मैस को डबल करते हैं पानी के, तो हम उसका वॉल्यूम भी डबल कर रहे हैं, हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी डबल कर रहे हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी को भी डबल कर रहे हैं। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की जो है टर्म्स आ गई, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सपोज कर लेते हैं कि किसी भी सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसमें n कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। सो n1, n2, n3 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। This property x depends upon temperature, pressure and the number of moles of individual components. So हम कह सकते हैं कि x इन तमाम पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है, तो x इनका फंक्शन होगी। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, n1, n2, n3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. If there happens a small change in temperature, pressure and number of moles of the individual components, so small change in the property x takes place. लेट्स दैट चेंज इज dx. अगर स्मॉल चेंज आ रहा है इन पैरामीटर्स में तो हम उस इसी इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे? dx इज इक्वल टू स्मॉल चेंज के लिए दैट इज कर्ल x, यानी पार्शियल क्वांटिटीज़ के लिए हमें पार्शियल की टर्म लगानी पड़ती है, कर्ल x ओवर कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स 1, 2 और जो जिस एक्सप्रेशन का आप ले रहे हैं पार्शियल वही आपका यहाँ पर भी आएगा dt प्लस नेक्स्ट एक्सप्रेशन है p, तो आपने कर्ल x ओवर कर्ल p बाकी तमाम क्वांटिटीज़ ले लेनी है और dt प्लस कर्ल x ओवर कर्ल नेक्स्ट क्या है कर्ल n1, बाकी तमाम फैक्टर्स टेम्परेचर समेत प्रेशर समेत कांस्टेंट हो जाएंगे और n1 यहाँ है तो n2 1 यहाँ नहीं आएगा, n2 और n3 और dn1, तो जिसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी सब कांस्टेंट्स होंगे। सो इसी तरह कर्ल x ओवर कर्ल n2, तो टेम्परेचर प्रेशर n1 और n3 और dn2 आ जाएगा। इस तरह से अप टू सॉन ये काम चलता है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर dt, dp, dn1, dn2 ये तमाम प्रॉपर्टीज़ की चेंजेस हैं। इक्वेशन 2 में वेरियस टर्म्स हमें मतलब बहुत सारे मतलब बता रही हैं, जैसे कि dx है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, dp है वेरी स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर, dn1 है वेरी स्मॉल चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट 1, dn2 है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट 2 के में स्मॉल चेंज आ रहा है। अब अगर इन एक्सप्रेशंस को हर एक को अलग अलग आप देखें तो कर्ल x ओवर कर्ल t ये क्या हमें बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स आपका जो x है रेट ऑफ चेंज उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। When we multiply the rate of change of x with respect to any of the variable with the change of the variable, so हम टोटल चेंज मालूम कर पाते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सिस्टम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो नो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कैप्ड। सो इसका मतलब है कि हमारे पास इनके डिफरेंशियल भी जीरो हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 में अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स को फिर माइनस कर देंगे तो बाकी टर्म्स को आप सामने लिख सकते हैं, यानी dx ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो कर्ल x ओवर कर्ल n1 वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा तमाम कॉन्स्टेंट्स के साथ, और कर्ल x ओवर कर्ल n2 का एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। अब इक्वेशन नंबर 3 में ये जो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है ये पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट 1 है और दूसरा जो है कंपोनेंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एब्रीवेशन के तौर पर हम इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पहली क्वांटिटी को x1 बार और दूसरी को x2 बार। सो x1 बार इसके इक्वल हो गया और x2 बार इसके इक्वल हो गया। तो x1 बार आप ले रहे हैं कर्ल x ओवर कर्ल n1 p n2 n3। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारी उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 के लिए हमने लिखा, 2 के लिए लिखा और ये ith के लिए लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बन जाए 3 बन जाएगी हमारे पास dx इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन की जगह आप x1 बार dn1 लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन की जगह आप x2 बार और dn2 लिखेंगे प्लस अप टू सॉन xi बार dni। सो ये एक्सप्रेशन होता है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ का। अब हम केमिकल पोटेंशियल या पार्शियल केमिकल पोटेंशियल ऑफ द पार्शियल मोलर एनर्जी देखेंगे। अगर अंडरस्टैंड करना है केमिकल पोटेंशियल की टर्म में तो वही गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम x की जगह पर g को प्लेस करेंगे और ये भी प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स सबका फंक्शन है और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट का फंक्शन है जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा। सो यहाँ पर हम g ले लेंगे अब, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स। सो स्मॉल चेंज इन द फ्री एनर्जी कैन बी रिटन एज dg is equal to curl g over curl t, all others are constant with dt, plus curl g over curl p, all other are constant with dt.
ये वही तरीका है जो हमने पहले भी देखा। इसी तरह आप नंबर ऑफ मोल्स फॉर वन कंपोनेंट एंड टू कंपोनेंट को भी ले लेंगे, तो इक्वेशन नंबर ये 5 बन जाएगी। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर शो करवा रहा है जब तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। इसी तरह यहाँ पर भी कर्ल जी और कर्ल n1 का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दी नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं यहाँ पर भी, तो फर्स्ट 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब ये 2 टर्म्स रह जाएंगी जो आप नीचे ले आएंगे। अब इसमें से भी उसी तरह से आप इनकी ये सब आपके पास राइट हैंड साइड पर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है और इनको G1 बार G2 बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर ith पार्ट है तो GI बार भी होगा। तो ये पार्शियल मोलर फ्री एनर्जीज या केमिकल पोटेंशियल्स कहलाएंगी। तो इनका सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि μ1 G1 बार, μ2 G2 बार, μi GI बार। आगे वही टर्म्स आपके पास आएंगी, ये फर्स्ट का केमिकल पोटेंशियल, ये सेकंड केमिकल पोटेंशियल और ith कंपोनेंट का ये केमिकल पोटेंशियल है। अगर तमाम फैक्टर्स को आप पुट करें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, तो dg एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर आपके पास बनेगा μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μi dni। ये 2 है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 8। एक सिस्टम के लिए और जिसकी कंपोजिशन एक डेफिनेट है उसको नंबर ऑफ मोल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जी TPN के साथ उसमें n का फैक्टर भी आ जाएगा, n1 μ1 n2 μ2 प्लस ni μi। ये क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगी और n यहाँ पर कांस्टेंट कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है टूवर्ड्स दी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सेकंड टर्म जो है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर इज इट्स कंट्रीब्यूशन पर मोल टू द टोटल फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो तमाम सिस्टम में, पूरे सिस्टम में तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो केमिकल पोटेंशियल है किसी भी मिक्सचर में, वो आपके पास उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टोटल सिस्टम वो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर बेस करती है एट कांस्टेंट कंपोजिशन। ये भी ज़हन में रहे कि फ्री एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और केमिकल पोटेंशियल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इट इज़ जस्ट फॉर द वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिब्स डूहम इक्वेशन। इसके मुताबिक जो फ्री एनर्जी होती है सिस्टम की वो प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर मोल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करती है, यानी जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स। सो स्मॉल चेंज में अगर हमने लिखना है तो सबको कल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देंगे जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप। और आपके पास इक्वेशन 5 हमें बता रही है कि डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स को हमने कंसिडर किया एंड केमिकल पोटेंशियल्स फॉर n1 एंड n2 भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम उन्हें μ1 μ2 μ3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 8 आपके पास जो हमने अभी पीछे देखी वो ऐसे लिख सकते हैं हम, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर μ1 dn1 प्लस μ2 dn2। इसी तरह डेफिनेट कंपोजिशन की बात की जाए और इंटीग्रेट किया जाए तो इक्वेशन नंबर 9 आप देख सकते हैं, GTPN विद n1 μ1 प्लस n2 μ2, दोनों को अगर आप देखें और कंसिडर करें तो आपके पास डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर इक्वेशन नंबर 9 को जब आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये बनता है DGTP और n1 dμ1, यानी एक दफ़ा एक को चेंज करेंगे दूसरी दफ़ा दूसरे को चेंज करेंगे, यानी n1 dμ1 फिर बाद में μ1 dn1, एक दफ़ा इसको कांस्टेंट रखना है और एक दफ़ा इसको कांस्टेंट रखना है, इस तरह ये दोनों आ जाएंगे। इसी तरह n2 dμ2 दूसरी दफ़ा आपके पास μ2 dn2। सो अब इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करें तो μ1 dn1 यहीं रहेगा, उधर से μ2 dn2 इसके साथ आ जाएगा और इस तरह n1 dμ1 उसके साथ चला जाएगा और n2 dμ2। तो इक्वेशन नंबर 10 बन जाएगी। अब 8 और 10 को आप कंपेयर कर लें तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ये 0 के इक्वल होता है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं समेशन ऑफ ni dμi इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिब्स डूहम इक्वेशन कहलाती है। अब गिब्स फ्री एनर्जी का टेम्परेचर प्रेशर से हम रिलेशन देखेंगे, और जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स का फंक्शन होती है। सो जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ TP n1 n2 n3 एंड अप टू सो ऑन। अब इसी इक्वेशन को आप चेंज के लिए लिखें जैसे कि पहले भी आपने लिखा था, कर्ल G ओवर कर्ल T, कर्ल G ओवर कर्ल P और कर्ल G ओवर n1 और कर्ल n1 और कर्ल G ओवर कर्ल n2। तो ये तमाम एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप कंसिडर कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। तो सपोज करें कि हमारा सिस्टम क्लोज है और हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट को चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब है dn1 और dn2 ये 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड आपकी इक्वेशन में जो है 5 में कैंसिल हो जाती हैं, तो सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर वाली टर्म्स रह जाएंगी। और क्लोज सिस्टम के लिए हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानते हैं, डी ची इज इक्वल टू VdP माइनस SdT,
डी जी इज इक्वल टू माइनस एस टी टी वी टी पी, इसको अरेंज करेंगे तो ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, प्लस वाला बाद में चला जाएगा। अब इक्वेशन 12 और 13 को कंपेयर कर लें तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा कर्ल जी और कर्ल टी पी एन, ये एक्सप्रेशन माइनस एस के इक्वल है क्योंकि डी टी दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं, और कर्ल जी और कर्ल पी टी एन आपके पास वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा, तो ये डी पी और वो डी पी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 14 और 15, 14 हमें बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, और इक्वेशन नंबर 15 हमें बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी with respect to pressure at constant temperature number of moles is equal to the volume of the system। इसी तरह अगर आप केमिकल पोटेंशियल को टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं तो म्यू आई आपके पास कर्ल जी ओवर कर्ल एन आई के इक्वल हो जाता है, तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे, और इसे डिफरेंशिएट कर लें तो कर्ल म्यू आई ओवर कर्ल टी पी एन और कर्ल स्क्वायर जी ओवर कर्ल टी कर्ल एन आई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहे हैं तो नीचे टेम्परेचर भी इसके साथ आ जाएगा और इधर भी टेम्परेचर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर जो 14 है उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू n1, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाता है दैट एक्सप्रेशन जब आप उसको n1 के रिस्पेक्ट से करेंगे तो कर्ल जी ओवर कर्ल टी विद कर्ल n1 आ जाएगा इधर, और दूसरी तरफ माइनस कर्ल एस ओवर कर्ल n1 आ जाएगा, तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, ये वेरिएशन आपको माइनस S1 बार देगा, एस आई बार। सो एस आई बार इज द पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ द कंपोनेंट आई। सो हम 16 और 17 को जब आप कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कर्ल म्यू आई ओवर कर्ल टी विद कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू माइनस एस आई, क्योंकि ये फैक्ट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन इसके इक्वल है और ये आगे इसके इक्वल है। तो इक्वेशन जो 18 है वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है दैट द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट आई ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द नेगेटिव पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी तरह हम केमिकल पोटेंशियल को प्रेशर के साथ चेंज होते हुए देखेंगे, तो प्रेशर वाली टर्म आप जब देखेंगे तो उसमें आप कैसे कंडीशन लेंगे, वही आपने केमिकल पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। अब प्रेशर के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कर्ल म्यू आई ओवर कर्ल पी विद कांस्टेंट प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरी तरफ कर्ल जी ओवर कर्ल स्क्वायर जी ओवर कर्ल पी कर्ल एन आई। अब इक्वेशन नंबर 15 को इस दफ़ा डेरिवेट करेंगे तो वो आपके पास कर्ल स्क्वायर जी ओवर कर्ल पी के साथ कर्ल एन आई आ जाएगा और कर्ल वी ओवर कर्ल एन आई। सो यहाँ पर ये बन जाएगा वी आई बार। तो इसमें भी इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो ये फैक्टर इसके इक्वल आ जाता है क्योंकि ये तो साथ ही लिंक्ड हैं। तो इक्वेशन नंबर 21 हमें बताती है द वेरिएशन ऑफ द केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू constituent I of a system with reference to the pressure is equal to the partial molar volume of the that constituent। तो ये था हमारे पास पार्शियल का कॉन्सेप्ट। अब आता है लास्ट फैक्ट दैट इज़ फ्यूजेसिटी। टेम्परेनेस को कहते हैं ये इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट से निकला है। फ्यूजेसिटी बेसिकली सब्स्टिट्यूट है प्रेशर के लिए ताकि रियल गैसेस के बिहेवियर को जस्टिफाई किया जा सके, और एक्टिविटी सब्स्टिट्यूट है कंसंट्रेशन के लिए ताकि नॉन आइडियल गैसेस के सॉल्यूशंस की स्टेट को स्टडी किया जा सके। फ्यूजेसिटी इसका मतलब है गैसेस से ताल्लुक़ रखती है, जबकि जो एक्टिविटी है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन स्टेट से ताल्लुक़ रखती है। आपके पास एक मिक्सचर है रियल गैसेस का और हर गैस का अपना केमिकल पोटेंशियल है, और किसी भी कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज म्यू आई इज़ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशी आई एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आप उसी सेम स्पीशी का केमिकल पोटेंशियल किसी और टेम्परेचर पर कैसे लिख सकते हैं, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ एफ आई, जिसमें एफ आई फ्यूजेसिटी ऑफ द कंपोनेंट आई है। इसी तरह आप जब केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी की बात करते हैं तो म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ए आई आपके पास है एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट आई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि रियल गैसेस में कुछ ना कुछ फोर्सेज होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो किसी भी गैस का प्रेशर आपको करेक्ट करना पड़ता है। तो गैस के प्रेशर को आप मल्टीप्लाई करते हैं सर्टन फैक्टर के साथ ताकि आपको फ्यूजेसिटी मिल सके विच इज़ अ करेक्टेड प्रेशर। तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा पी, जिसको आप नॉर्मली सिग्मा कहें या गैमा कहेंगे इसे, प्रॉबेबली सिग्मा नहीं गैमा। इट मीन्स फ्यूजेसिटी इज बेसिकली द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बट इट इज़ ऑलवेज लेस दैन द प्रेशर। सो गैमा इज़ द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ दैट गैस। इसी को रीअरेंज करें तो गैमा इज इक्वल टू एफ ओवर पी आ जाता है, दैट इज इक्वेशन 4। इट मीन्स दैट द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अ पार्टिकुलर गैस इज द रेशियो ऑफ फ्यूजेसिटी ऑफ द गैस टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सेम स्टेट, जो कि अभी आपने इक्वेशन में देखा
सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को 1 में पुट करें तो हमारे पास म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ गैमा पी। सो आइडियल गैस के लिए गैमा 1 हो जाता है और रियल गैस के लिए गैमा लेस देन 1 है। ग्रेटर द डिपार्चर ऑफ द वैल्यू ऑफ गैमा फ्रॉम यूनिटी, जितना बढ़ाएंगे ग्रेटर द नॉन आइडियलिटी ऑफ द गैस, उतना ही नॉन आइडियलिटी बढ़ेगी। इट मीन्स दैट फ्यूजेसिटी आपके पास वही पर्पस सर्व करती है जो आपके पास स्पीशीज़ की एक्टिविटी सर्व करती है। बट ये जहन में रहे कि एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस के लिए होता है और फ्यूजेसिटी का कॉन्सेप्ट गैसेस के लिए होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द केमिकल थर्मोडायनामिक्स। बेस्ट ऑफ लक।